युद्ध के 5 दिन बाद भी गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले बंद नहीं हुए हैं। हमास की ओर से भी रॉकेट हमले लगातार जारी हैं। इजरायल अब गाजा पट्टी की ओर जमीनी धावा बोलने की तैयारी में जुट गया है। पूरे गाजा पट्टी को इजरायल ने मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है और बिना इजाजत अंदर जाने या रहने वालों पर मिलिट्री एक्शन की चेतावनी जारी कर दी है। वैसे पूरे गाजा पट्टी पर सैन्य एक्शन शुरू करने में इजरायल के सामने पहली बाधा 100 से ज्यादा वो बंधक हैं जो हमास के कब्जे में हैं। पहले उन्हें छुड़ाने की कोशिश है। दूसरी बाधा गाजा पट्टी पर मौजूद आम लोगों की आबादी है, जिनके रहते हुए इजरायल फुल फ्लैश अटैक नहीं कर पाएगा। उन्हें गाजा पट्टी से हटाकर सेफ कॉरिडोर के जरिए इजिप्ट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। इस सब के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात कर हमास आतंकवादियों की बर्बरता की कहानी बताई है। हमास पर 40 से अधिक बच्चों को काट डालने का आरोप भी लगा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित होने लगे हैं। फिलिस्तीन की आजादी की मांग करने वाले हमास आतंकवादियों के हमलों को वाजिब बताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लोग। यहां भारत में भी यही सियासत हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के पीड़ितों के साथ खड़े रहने की बात कही, तो कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के हक की आवाज उठाई। जमीयते उलेमाए हिंद से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने हमास के आतंकवादी हमलों को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या फिलिस्तीन के अधिकारों की बात करने के लिए आतंकवाद को जायज ठहराना वाजिब है? क्या अंग्रेजों के पैदा किए गए इजरायल फिलिस्तीन विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक ही होना चाहिए? क्या भारत में इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर घरेलू वोट बैंक की सियासत भी हो रही है? पिछले 5 दिन से गाजा पट्टी पर बम बरस रहा है, क्योंकि इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ है। हमास के आतंकवादियों पर आरोप है कि उन्होंने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हजार रॉकेट की बौछार कर दी। इजराइल के शहरों में घुसकर हत्याएं की, बच्चों को काटा, बीमारों को मारा, महिलाओं से बलात्कार किए, नौजवानों को जीप से रौंदा और ये सब करते हुए मजहबी नारे भी लगाए। इसके बाद इजराइल ने आतंकवादियों पर पलटवार के नाम पर जो हमले शुरू किए वो सिर्फ गाजा पट्टी पर हो रहे हैं, क्योंकि हमास आतंकियों का ठिकाना गाजा पट्टी में है। गाजा पट्टी से ही रॉकेट फायर भी हो रहे हैं। इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में भी 900 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये सिलसिला अभी जारी है और इसके शिकार वो बेगुनाह लोग हो रहे हैं जो सीधे तौर पर इस जंग में शामिल भी नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मजहबी दहशतगर्दी से परेशान दुनिया के कई देश इजराइल के समर्थन में हैं। वहाँ इजराइल के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे देश भी हैं जो फलस्तीनी नागरिकों के लिए इंसाफ की मांग में प्रदर्शन कर रहे हैं, और तीसरा पक्ष यूएन मानवाधिकार संगठनों जैसों का है जो फौरन युद्ध खत्म करने की शांति बहाली की मांग कर रहे हैं। दुनिया भर की तरह भारत में भी इस विवाद को लेकर तरह तरह की राय है। भारत सरकार ने इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले के पहले दिन ही इस तरह के हमले की घोर निंदा करते हुए पीड़ितों के साथ खड़े रहने की बात की, तो जमीयत उलेमाए हिंद और कांग्रेस पार्टी ने फलस्तीनियों के फिक्र जताते हुए युद्ध रोकने की बात की। 2 दिन बाद इजराइल के पीएम की ओर से पूरी जानकारी दिए जाने के बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े रहने का वादा किया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर दूसरे राजनीतिक दलों ने फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही। हमास के जो घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, उसका देश विरोध करता है और कांग्रेस का चरित्र है ये, वो हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही। फलस्तीन के हक में भारत आज भी खड़ा है, लेकिन सियासत इस बात पर हो रही है कि फलस्तीन के हक की बात करते करते इजराइल पर हुए बर्बर आतंकवादी हमलों को स्वाभाविक प्रक्रिया बताकर जायज ठहराने की भी कोशिश होती है। निश्चित तौर से भारत हमेशा अटल जी के जमाने में भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। अगर आज कांग्रेस पार्टी पे ये इल्जाम है कि आतंकवादियों के साथ है, तो क्या अटल जी भी आतंकवादियों के साथ खड़े थे? वो एक्सट्रीमिज्म क्यों आ रहा है? आजादी की लड़ाई है। अगर आजादी की लड़ाई यहाँ भी कुछ लोगों ने इस तरह से ब्रिटिशों को मारे, वो क्या एक्सट्रीमिस्ट थे? सवाल है फिलिस्तीनी जनता की अपने देश की बचाव के लिए दशकों से वो लड़ रहे हैं, और इजराइल ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की समर्थन से
उनकी देश पर कब्जा कर रखा है। ये और बात है कि पहले विश्व युद्ध के बाद से इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद के बीच बोए गए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला बड़ा फैसला उस विवाद को सुलझाने के लिए किया, लेकिन ना तो यूएन का वो फैसला कभी जमीन पर अमल हो पाया और ना ही इजराइल फलस्तीन का विवाद खत्म हुआ। Just look at this photo. आज भी इस विवाद को खत्म करने की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहे हैं। ताकत के बल पर जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है। मजबूत, काबिज है और कमजोर आतंकवाद का सहारा लेकर बदनाम। एश्कलॉन से आशुतोष मिश्रा और बेरूत से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, तेल अवीव, इजराइल आज तक। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए डॉक्टर अजय आलोक जी, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो बातें कही गई हैं वो मैं बताते हुए ये सवाल आपसे लूंगी। उनकी ओर से कहा गया है, दुख की बात यह है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों की बजाय उत्पीड़ितों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान हमास इजराइल युद्ध का असली कारण इजराइल ही है। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बातें कही गई हैं, इस पर क्या है आपकी टिप्पणी, अजय आलोक जी? देखिए चित्रा जी, ये पैलेस्टीन और इजराइल की प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, कोई आज की नहीं है। और भारत ने हमेशा तथ्यात्मक मुद्दों पे हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। और हम भी ये जानते हैं कि PLO, जिसको पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते थे यासिर अराफत के बाद, 2008 के बाद इसी पैलेस्टीन में हमास ने चुनाव जीत के एक आतंकी संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाई। हम पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम हमास का समर्थन करेंगे। उस हमास का जो रात में इजराइल पे एक साथ 5000 रॉकेट चला के 800-900 आदमियों की जान लेता है, बच्चों की निर्ममता से हत्या कर देता है, और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और कांग्रेसी लोग उसके समर्थन में आज की तारीख में अगर कोई पैलेस्टीन का कंधा लेके हमास को बचाने की कोशिश हो रही है, ये वही हमास है जिसने खुलेआम कश्मीरी आतंकवादियों के साथ मिलकर फ्री कश्मीर का नारा दिया था। ये देशद्रोह है एक तरह से। आज की तारीख में अगर हम कहते हैं कि नो टॉलरेंस टू टेररिज्म, तो व्हाट इज सॉफ्ट टेररिज्म? ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म क्या होता है? फिर तो हम उसी कैटेगरी में आ गए ना, बिल्कुल, जो हमको सूट करे। इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे विकसित हैं। अगर हमारे मित्र राष्ट्र पे कोई आतंकवादी संगठन हमला करेगा, हिजबुल्लाह हमला करेगा, हमास हमला करेगा, तो भारत अपने दोस्त राष्ट्रों के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है। और भारत के अंदर बैठे हुए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी पे 10 सेकेंड और चित्रा जी, राहुल गांधी पे आश्चर्य लगता है, क्योंकि उन्होंने ये फोर्स देके ये स्टेटमेंट दिलवाया कि हम पैलेस्टीनियन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टीनियन की बात कहां गई? आतंकवाद की एक बार भी निंदा नहीं की। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी को आतंकवादियों ने मारा, जिनकी दादी को आतंकवादियों ने मारा, और आज उसी आतंकवादी का ये समर्थन कर रहे हैं। ऐतिहासिक भूल है ये कांग्रेस पार्टी की। मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए और CWC रेजोल्यूशन ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन के संदर्भ में राशिद अल्वी की ओर से अजय आलोक जी कहा गया है कि अटल जी के वक्त में भी तो हम फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे थे। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक टिप्पणी बाकी मेहमानों से ले लेती हूं। सैयद असम वकार साहब, आपके पास आते हुए, अब फिलिस्तीन के कंधे पर बंदूक रखकर यह हमास को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हिंदुस्तान के भीतर इस तरह की आवाजें एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बेहद संवेदनशीलता और कम से कम पूरे देश को एकजुट होकर बोलने की जरूरत थी, उस पर ये अलग अलग सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं वकार साहब? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जितनी अकल आप लोगों के उतनी अकल हम लोगों के। इस बात को मानिए, हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं। किसने हम लोग भी बराबर की अकल रखते हैं। किसने कहा कमजोर आप? ये जो सवालात हैं, नहीं, इन सवालात के नहीं, सुनिए, इन सवालात को अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसको जरा खुद चेक कीजिए। तो आप बता दीजिए, मैं इनके साथ खड़े हो गए तो ये हो गया। वकार साहब, ऐसा तो नहीं है कहीं कि कैसा सवाल पूछना है आप बता दीजिए। आप बुरा मत मानिए सर, आप बुरा मत मानिए। कैसा सवाल पूछना है बताइए। मैं वही सवाल रिपीट कर देती हूँ, बताइए कैसा सवाल पूछना है। अरे भाई, मेरा वक्त तो मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ एक बार में सारे सवाल पूछा कीजिए, फिर सुना कीजिए। वक्त मेरा मत लीजिए प्लीज, बहुत कम टाइम मिलता है टीवी पर। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इजराइल अरबों की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है, उसको कब्जा छोड़ना होगा। उसी पार्टी के दूसरे नेता मोदी जी कह रहे हैं हम इजराइल के साथ हैं। तो खाली ये बता दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अटल बिहारी के साथ आप लोग खड़े हैं या मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग का स्टैंड जो 1948 में था वही आज भी है। हमारा स्टैंड ही नहीं बदला।
हमास को लेकर क्या हम लोग स्टैंड कभी है? भी उन लोग साथ नहीं खड़े हो सकते हैं भारत जो दूसरों सरकार के की ओर देशों से पे कहा कब्जा जा रहा करते है हैं। कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर तो हमारा स्टैंड साफ है। हमास को लेकर, हमास तो एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है? बोलने दीजिए, असम बकार साहब। बोलने दीजिए, सुनिए। अरे बात तो सुनिए। हम लोग की नजर में हमास और मुसाद और इजराइल दोनों एक बराबर हैं। हमास अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मुसाद और इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दोनों एक जैसी मानसिकता के लोग हैं। आप इजराइल के साथ हैं, मुसाद के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, क्या दिक्कत है? हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। के साथ भाई फिश बटा हुआ है। पुतिन ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, ईरान ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। मोदी जी के दोस्त, मोदी जी जिसको बढ़कर गले लगाते हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो फिलिस्तीन के साथ हैं। समझिए पहले बात को मेरी। जिसको आप लोग सर पे बिठाते हैं, MBS आ गए, MBS ये MBS, वो फिलिस्तीन के साथ हैं। और दुबई और UAE जो है वो इजराइल के साथ है। तो UAE का अपना स्टैंड है, MBS का अपना स्टैंड है, अरब का अपना स्टैंड है, आसिम वकार का अपना स्टैंड है, हाँ। अजय आलोक का अपना स्टैंड है। हाँ। भाई आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन आतंकवाद की तो मजम्मत हम करनी पड़ेगी झांसी ना। की रानी के साथ थे। आतंकवाद अगर सुनिए, हमास सुनिए, के ऊपर सुनिए। आरोप लगे हैं, ठीक है अरे सर, आपकी सुनिए, बात मैडम, हो गई। मैं मैडम, अजय बात आलोक तो जी से सुनिए। जवाब ले लेती हूँ। शंकर प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लाइन बोल दूं? नहीं, एक लाइन और बोल दूं? बोले सर, एक लाइन बोल बोलिए, दूं, फिर बोलिए मत सर। दीजिएगा टाइम। एक लाइन बोल दूं। हम झांसी रानी के साथ थे, हम झांसी की रानी के साथ थे। अब जो लोग अंग्रेजों के साथ थे वो इजराइल के साथ हैं। हम लोग भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे। ठीक है, अब और मैं जवाब जो ले लेती हूँ। वकील भगत सिंह का मुकदमा लड़ रहे थे कि ठीक है। भगत सिंह को फांसी हो जाए, ठीक है, भगत सिंह को फांसी हो जाए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाए, वो लोग आज इजराइल के साथ हैं। क्या प्रॉब्लम है? अजय आलोक जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं हमारे लिए हमास और मोसाद में कोई अंतर नहीं देखिए, है। सबसे पहली बात है वकार, बिल्कुल ये तो ये कहे कि हम, इन्होंने कह दिया अभी कि हम हमास के साथ हैं, और इनके नेता कल से ही बोल रहे हैं हमास के साथ हैं, क्योंकि हमास नहीं बोलेंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं दिखाएंगे तो तेलंगाना में मुस्लिम का वोट कैसे मिलेगा? यही काम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि इनके असदुद्दीन ओवैसी के बोलने के 1 घंटे के बाद तुरंत रेजोल्यूशन पास कर दिया। पैलेस्टीन का कंधा ले रहे हैं आप। पैलेस्टीन के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं इस हमास के चक्कर में। आज जो इजराइल वापस कार्रवाई कर रहा है उसमें पैलेस्टीन के निर्दोष जनता भी मारी जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? समझिएगा। अगर 1 मिनट बीच में नहीं। और दूसरी बात, जमीन अटल बिहारी वाजपेयी, तालिबान का अटल बिहारी वाजपेयी का आप एग्जाम्पल लेते हैं, उनके कंधे का सहारा ले रहे हैं। एक एक करके, ठीक है, आसिम वकार साहब उनकी बात हो जाए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, उनकी बात हो जाए एक बार। वकार सैयद, अब बोलिए, अटल जी को लेकर सवाल मैं पूछे आपके जा बीच रहे में हैं नहीं बोल कि रहा अटल हूं। जी के आप समय में कहते स्टैंड हैं कुछ मुझे और, सुनिए। मोदी जी के समय में स्टैंड कुछ और। अगर बिल्कुल नहीं, स्टैंड कुछ और है। आतंकवाद के खिलाफ अटल जी का भी स्टैंड वही था जो आज नरेंद्र मोदी जी का है। पैलेस्टीन को लेकर जो स्टैंड तब था वो भी आज है। लेकिन अपनी जमीन लेने का मतलब नहीं हम आतंकवादी हमले करें। हमारी जमीन पीओके ले रखा है। असीम वकार साहब, चलाए भारत एक साथ 10,000 रॉकेट पीओके पे। अक्साई चीन, चाइना ने कब्जा किया हुआ है। हम भी आतंकवादी बन जाते हैं, मारते हैं 10,000 रॉकेट अपनी जमीन लेने के लिए। जस्टिफाई करेंगे इसको आप? निर्दोष लोगों की जान लेना जस्टिफाई करेंगे आप? आतंकी संगठन को कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है भाई? अरे सर, आप तो गलवान देकर आप बातचीत से मसला हल करेंगे ना। आप तो गलवान क्या आतंकी घटना करके मसला हल करेंगे? कहां चीन से लड़ने की? 1 मिनट दे नहीं आए, आप दे आए। चीन आपकी आप जमीन ले आए, पे आपके कब्जा किए पूर्वज बैठा आए, है, हम तो ले आए। जमीन पे कब्जा किए बैठा है। आप एक मिनट, कोई चीन हमारी जमीन पर नहीं घुसा। ये कांग्रेस की देन है जो छीन ले गया। अभी हमास का समर्थन करके, नहीं है सर, हमास का समर्थन करके, 1 मिनट, हमास का समर्थन करके आप इस देश में आतंकी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, अब दायरे को आगे बढ़ाते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर आती हूँ। ठीक है, ये तू में नहीं फंसेंगे, तू में नहीं फंसेंगे। मुझे लगता है कि देश के भीतर से दूसरे देशों को लेकर अगर एक तरह की आवाज उठे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसी स्थिति बन क्यों नहीं पाती? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आपके पास आते हुए, क्या हमास का समर्थन किसी भी रूप में किया जा सकता है? हमास जो है, क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? क्या हम टेररिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल बात आपने पॉलिटिकल लीडर से कर ली, उन्होंने अपने पक्ष रख दिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता।
लेकिन इसको कौन इनकार कर सकता है इस बात से कि हमास इज अ टेरिबल मोस्ट इनह्यूमन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से उन्होंने अभी हरकतें दिखाई हैं पिछले 5 दिन में, जिस तरीके से उन्होंने बिना किसी प्रोवोकेशन के एक रात में 2000 मिसाइल छोड़े हैं, 1000 से ऊपर इजरायली मारे जा चुके हैं, उसके अलावा 100, 150, 200 बंधक बना रखे हैं, उसमें विमेन हैं, बच्चे हैं, बुड्ढे हैं। उन्होंने विमेन्स के साथ क्या किया है वो आपने टेलीविजन में देखा है, उन्होंने बच्चों के साथ क्या किया है वो आपने रिपोर्टें सुन ली हैं, आपने ये देखा कि बुजुर्ग लोगों के संग किस तरह का व्यवहार हो रहा है। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, चूंकि ग्राउंड जीरो से आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपकी बात जरूर मैं पूरी करूंगी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई जा रही है। आशुतोष, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए, क्या बता रहे हैं आप? और चित्रा, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जब मैं था यहाँ सायरन बजा और कई सारे धमाके हुए। दरअसल आज एश्केलॉन में अब से ठीक 11 से 12 मिनट पहले कई जगहों पर बॉम्ब गिरे हैं और एक इलाका जहाँ मेरे पीछे जो धुआं देख पा रहे हैं उठता हुआ, उस इलाके में गिरा है और एक ठीक यहाँ पर गिरा है। और अभी मुझे जो पुलिस आर्मी बता रही है कि आगे न जाएं क्योंकि यहाँ अभी एक जिंदा बॉम्ब है। ये बॉम्ब गिरा तो है लेकिन ये फटा नहीं है, तो आगे सेना आगे नहीं जाने दे रही है। और देखिए किस तरह पूरी ऊंची इमारत है, रिहायशी इलाका है, ये बम ठीक यहीं पर गिरा है। और अब जो है सेना यहाँ पर आगे, हम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, आगे जाने से वो मना कर रहे हैं क्योंकि इसकी क्षमता कितनी हो सकती है। दरअसल जहां मैं हूं, हम जिस घर में थे, अचानक सायरन आया और ढेर सारे रॉकेट्स का हमला, लाउड एक्सप्लोजन जो हो रहे थे, उसके बाद हम एक सेफ हाउस में चले गए और जब तक सिग्नल नहीं दिया तब तक वहां से निकल नहीं सकते थे। लेकिन जैसे बाहर निकले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, अगर बैक कैमरे के साथ और चारों तरफ आपको धुएं की परत दिख रही है, यानी सड़क के इस तरफ भी रॉकेट गिरा है, इस तरफ भी गिरा है। और ये बता रहा है कि हमास दरअसल वो भी एक प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस घर में मैं था वहां 165 कैलिबर का रॉकेट गिरा हुआ था जिसकी लंबाई लगभग समझिए कि करीबन 1.5 फीट से ज्यादा बड़ी होगी। अब यहाँ से पुलिस और आर्मी दरअसल लोगों को हटा रही है और ये देखिए इस दुकान में सब कुछ तबाह हो गया। रॉकेट यहाँ गिरा और ये गाड़ी जो थी इसमें ब्लास्ट हुआ, आग बुझाई गई है, लेकिन अभी यहाँ पर एक रॉकेट है जो एक्सप्लोड नहीं हुआ है, इसलिए सेना यहाँ पहुंच गई है, मोर्चा संभाल लिया है और प्रेस को यहाँ से दूर रखा जा रहा है। इन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ से दूर हो जाएं क्योंकि ये फिर भी एक्सप्लोड हो सकता है। हमें इशारा किया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पेड़ है, पेड़ की ओट लेकर के खड़े हो जाएं क्योंकि वो उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति ऐसी है दरअसल कि मेरे ठीक पीछे कुछ कदम पर एक जिंदा बॉम्ब है और इतने धमाके जो हमने सुने थे शायद एश्केलॉन में, वो समझ रहा है हमास की यहाँ पर आबादी ज्यादा है और यहाँ टारगेट वो ज्यादा कर पा रहा। कल रात भी हमला बढ़ा था और आज सुबह से भी कई धमाके एक के बाद एक हुए हैं और आर्मी जो है वो हमेशा हटा रही है। और इतना ही नहीं, देखिए यहाँ शहर दूसरे हिस्से से भी धुआं उठ रहा है, यानी अगर ये माने कि करीबन 5 से 6 रॉकेट आज नीचे गिरे हैं, यानी एश्केलॉन उसके टारगेट पर है। सेना के एक बड़े अधिकारी आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि दरअसल बम डिस्पोजल स्क्वाड है और फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाओं को बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि इतना काला धुआं है, तो ऐसे में काम करना, ऑपरेशन निपटाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। तो आप समझिए कि फ्रंट फोर्स जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो आगे एडवांस कर रही है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इस कदर बढ़ रही है और हमारे जो विशेषज्ञ बैठे वो बता पाएंगे कि 165 mm कैलिबर का रॉकेट उनके पास आ कहां से रहा है, जिसका वजन सिर्फ एम्प्टी शेल जो मैंने उठाया था जिसका वजन 22 से 25 किलो था। और आप समझिए कि 1.5 फीट नीची दीवार जिसमें 3 लेयर का लोहे का सरिया और फिर सीमेंटेड कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसको पेनिट्रेट करके वो उसके अंदर पास चला गया था और तब धमाका किया उसने। सीमेंट के इजराइल में जो निर्माण है उस पर ध्यान दिया जाता है कि डैमेज कम हो क्योंकि यहाँ लोगों को इस तरह की बॉम्बिंग देखने की आदत है, निर्माण के नियम है वही है, बावजूद इस तरह का नुकसान अगर यहाँ पहुंच रहा है। ये तस्वीरें बयां करते कि आखिर दक्षिण इजराइल में हालात क्या हैं। मैं आपको बता सकता हूँ चित्रा, हालात बेहद डरावने थे। 30 सेकंड पहले उस परिवार के साथ मैं खाना खा रहा था, लेकिन 30 सेकंड में स्थितियां इस कदर बदल गई कि हमें कमरे के दूसरे हिस्से में जाना पड़ा, बंकर में बैठ गए। उनके चेहरे पर जो हंसी थी वो अचानक से मतलब वो रुआंसा होने लगे, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर था, भाव भंगिमा हाव भाव सब कुछ 30 सेकंड में बदल गई। और आप समझ सकते हैं बादल की गर्जना नहीं थी, ये आवाज थी, कलेजा ऐसे फट उठता है, आवाज जो दिल की धड़कन है वो बेहद बढ़ जाती क्योंकि ये गोलियों की आवाज या आमतौर पर सामान्य दुनिया ने शायद ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं जो हम इजराइल में देख रहे हैं। चित्रा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप फिलहाल अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए। जैसा कि आशुतोष आपने बताया, कुछ ही दूरी पर वहां पर जिंदा बॉम्ब भी है और वहां पर बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। एक बार फिर से आसपास की तस्वीरें दिखाई। इसी के साथ साथ अब गाजा को सैन्य क्षेत्र इजराइल की ओर से घोषित कर दिया गया है। अब बिना इजाजत गाजा में घुसने की मनाही भी कर दी गई है। आशुतोष,
किसी भी सिविलियन को, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी अब गाजा में इजराइल के रास्ते नहीं जाने दिया जाएगा। और वो सैन्य क्षेत्र इसलिए क्योंकि जो एडवांस ट्रुप थी अब वो आगे बढ़ रही है। रिजर्व फोर्स को जहां जहां क्लियर किया है वहां रिजर्व फोर्स रहेगी और कॉम्बैट फोर्स अब आगे बढ़ेगी टेररिस्टों को हटाने के लिए और जो हमास के टेररिस्ट उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बंधकों को बचाने के लिए। लेकिन इन तस्वीरों के ये समझिए कि हमास जाहिर है वो पीछे हट रहा है उन इलाकों से जहां ग्राउंड ट्रूप्स पहुंच रही हैं, लेकिन उसका हवाई हमला, अब ये थी कि जिस दिशा में आप ये कैमरा देख रही हैं ठीक यहीं से उसके रॉकेट आ रहे हैं और दूसरी तरफ से यहां से आयरन डोम उसका बचाव करता है। लेकिन उसकी क्षमता जब रॉकेट की खत्म होती है तब कई सारे रॉकेट, ये देखिए आप जो धुआं देख पा रही हैं, एक रॉकेट ठीक वहां पर गिरा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में वहां भी ले चलता हूं, और एक रॉकेट यहां गिरा है। लगभग 4 से 5 रॉकेट एस्केलॉन में गिरे हैं और एक अभी भी यहां पर जिंदा है और उसके लिए अब यहां बचाव कार्य किया जाए। मैं आपको उस इलाके में ले, अब देखिए ये रिहायशी इलाके हैं, यानी हमास के पास भी कुछ तो इंटेलिजेंस है या वह कहीं से इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है जिससे उसको ये पता है कि रिहायशी इलाके कहाँ हैं। ये प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकता है, संभवतः ना हो, लेकिन एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है जिसके जरिए वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिसाइड करते हुए एक हमला कर पा रहा है। ये इलाका खाली था, इसके ठीक पीछे जो है समंदर का किनारा है, लेकिन उसके ठीक किनारे उसको अंदाजा नहीं था। अब ये सबसे बेहतर समझिए, सड़क के इस पार रिहायशी इलाका, सड़क के बाईं तरफ खाली जमीन, और अगर रॉकेट गिरता सिर्फ 50 मीटर अपनी दाहिनी तरफ तो आप समझ सकते हैं नुकसान कितना होता। लोग अभी भी चूंकि घरों में हैं, सायरन सुनते ही बंकर में चले जाते हैं। और आज मेरे लिए वो बेहद डरावना मंजर था, जैसे ही आप समझिए खाने पर बैठे और सायरन बजा हो, आप आधा सामान लेकर के बंकर की ओर जाते हैं और बंकर से फिर आगे भागने की कोशिश करते हैं। मैं आपको उस इलाके में ले चलता हूँ दरअसल जहां पर बड़ा शायद संभवतः 1 या 2 रॉकेट गिरे हो सकते हैं जो आयरन डोम से बच निकले थे। देखिए कई सारे लोग हैं अब सड़कों पर यहाँ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, धुआं और धुआं। सिर्फ फायर ब्रिगेड की टीम, दरअसल उनकी प्रायोरिटी थी पहले जहां बॉम्ब गिरा है उसको बचाया जाए, वो निकाला जाए। ये देखिए ये इस तरफ है, ये इस खाली मैदान में एक बड़ा सा रॉकेट गिरा है और एस्केलॉन लगभग आज सुबह 5 से 6 रॉकेट गिरे हैं। सुबह से 3 बार सायरन बजा है और 2 बार जो है हमले हुए हैं। यानी पहली जो स्ट्राइक थी वो संभवतः यहाँ गिरी और दूसरा रॉकेट का जो टुकड़ा था वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी अगर इसको स्ट्रेटेजिकली समझें तो सिर्फ 2 किलोमीटर का रेडियस में 2 बार हमला होता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब किसी तरह की इंटेलिजेंस हो और उस इंटेलिजेंस के हिसाब से उसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर रॉकेट गिराने की कोशिश की जा रही हो। यानी हमास की क्षमता को इजराइल कम नहीं आंक रहा है और इसी हिसाब से जवाब दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं खाली इलाका, यहाँ पर एक रॉकेट गिरा है और इसके चलते यहाँ पर भारी जो है आगजनी हुई है। और ठीक समझिए कि 2 रॉकेट जहां पर गिरे, एक जिंदा बरामद हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर है। इसी से हमारे विशेषज्ञ जो आपके साथ बैठे हैं वो ये समझ पाएंगे कि दरअसल हमास जिस तरह का हमला कर रहा है वो आखिर इजराइल के इस दक्षिणी इलाके में क्या करना चाहता है। चित्रा, एक और सवाल उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगी। यकीनन आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है। आप प्लीज अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रखें। हम देख पा रहे हैं आपके आसपास किस तरह से धुएं का गुबार भी कुछ दूरी पर दिखा। वहां पर लगातार रॉकेट से हमले हमास की ओर से किए जा रहे हैं। हमास भी रुकने का, एक तरफ गाजा पट्टी को लेकर सैन्य क्षेत्र घोषित किया जा चुका है इजराइल की ओर से, वहां पर क्या अब बड़े अटैक की तैयारी आगे आने वाले वक्त में है? क्योंकि फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी जो आशुतोष आरोप लगाए गए हैं कि फास्फोरस बम के जरिए इजराइल गाजा में अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों की जहां पर मौजूदगी है वहां पर लगातार हमास की ओर से रॉकेट से हमले दागे जा रहे हैं। देखिए फास्फोरस बम की कुछ तस्वीरें हमास के संगठनों ने सामने दिखाई हैं। हालांकि उसकी वैधता को चेक कर पाना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के केमिकल बम का इस्तेमाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए कोशिश की जा रही है कि आबादी को यहाँ से तितर बितर किया जाए। मेरे पीछे फायर की टीम पहुंच गई है, मैं आपको ले चल रहा हूँ वहां दिखाने के लिए। संभवतः वो चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ भी कोई जिंदा बम तो नहीं है। ये देखिए फायर फाइटर जो है ये यहाँ पहुंच रहे हैं कि सबसे पहले धुएं पर नियंत्रण किया जाए। इन तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे हूँ, दरअसल वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई जिंदा बम तो नहीं है यहाँ पर। और ये सारे तबाही के निशान हैं और ये तभी पॉसिबल है जब बड़े पैमाने पर एक प्रिसीजन स्ट्राइक की जा रही हो। ये एस्केलॉन के फायर फाइटर्स हैं। जाहिर है जो हमला वो कर रहे हैं उसकी जवाबी कार्यवाही की जा रही है, जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो ताकत आ रही है उसका कोई जो है
इंटेलिजेंस पता तो है इजराइल को, इसलिए उन इमारतों पर हमला किया गया जहां से जो है रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने आज हमास की ओर से एक तस्वीर जारी की है जिसके पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी हैं और कितने एमएम के हैं, कितने कैलिबर के हैं, उसका भी डेटा उन्होंने दिखाया है। इसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं इजरायली इंटेलिजेंस की भी नाकामी है और खासकर सैन्य क्षमता पर भी एक सवाल जरूर उठा। ये देखिए फायर टीम यहाँ पहुंच गई है इन इलाकों में। अब दरअसल आग बुझाने के साथ साथ वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आगे जाने के लिए, क्योंकि वो ये चेक कर रहे हैं कि कहीं जिंदा बम आसपास तो नहीं है। दरअसल ऐसे में एक खतरा जरूर हो सकता है। आग तो उन्होंने बुझाने की कोशिश की, अब हंट चल रहा है लाइव बॉम्ब की। अगर एक जिंदा बम मिला है तो संभावना होती है कि शायद दूसरा बॉम्ब भी, या हमें कहा जाए, वो कह रहे हैं हमें कि यहाँ से निकल जाइए, तो मैं यहाँ से निकलना होगा इन इलाकों से, क्योंकि खतरा जो है पूछ करके नहीं आता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब दक्षिणी इलाके में जहां इजराइल दावा कर रहा था कि उसने कब्जा कर लिया है, उसने गाजा पर नियंत्रण कर लिया है, उन दावों पर सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि हमला लगातार जारी है। चित्रा। आशुतोष, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखें, आप उन तमाम हिस्सों से थोड़ी दूरी भी बनाकर रखें जिंदा बॉम्ब की जहां से बरामदगी हो रही है। और हमने पीछे भी देखा धुएं का गुबार किस तरह से। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, हमास की ओर से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, उसको कहां से इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है? आज 5वां दिन है, उसके बावजूद उसकी ओर से भी रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। मुझे लगता है निश्चित रूप से इसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, और जो इस वक्त इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको इस बात का पूरा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं ईरान इसके पीछे है और ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस पूरी डिबेट में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस पूरे मामले में जो भारत सरकार का रुख है और जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, जो फिलिस्तीन और हमास के बीच का जो फर्क है उसको भी समझना पड़ेगा। और तीसरा, जो इंडियन मुस्लिम और जो पैलेस्टीन का इशू, इसको भी समझना पड़ेगा। जहां तक मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट देखा है उसमें कहीं भी हमास शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। 2 ट्वीट मेरे पास हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमास का नाम लेकर उसके निंदा करने से बच रहे हैं। और इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कारण ये क्योंकि भारत के नेशनल इंटरेस्ट जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्ट एशिया का है, उसमें बहुत स्ट्रांग है। और अभी भी पूरा वेस्ट एशिया इसमें पूरी तरीके से बटा हुआ है। अगर आप यूएई का स्टैंड देखेंगे, बहरीन का स्टैंड देखेंगे, तो हमास के इस आतंकवादी गतिविधि की निंदा कर रहे हैं, लेकिन बाकी के अभी भी देश इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो हम समझ रहे हैं कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करना और हमास के इस आतंकवादी गतिविधि का सपोर्ट करना, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। और हिंदुस्तान के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर वो आतंकवादी गतिविधियों से, आतंकवादी घटनाओं से अगर प्रभावित होते रहे, भारत में जानमाल का खतरा होता रहा है, तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से हमास के इस हमले की निंदा की जानी चाहिए। और इसके पक्ष में खड़े होते अगर दिखाई पड़ेंगे तो ये देश के लिए भी ठीक बात नहीं है और ये उनके लिए भी ठीक बात नहीं, क्योंकि आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। आप फिलिस्तीन के मसले पर आपकी सहानुभूति, जहां तक हिंदुस्तान, मैं अभी MIM का स्टैंड सुना, वो बार बार इस बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हमास और फिलिस्तीन को एक जोड़ करके देखें, ये गलत है। हमास का समर्थन किसी भी कोने से नहीं किया जा सकता। और हमास को समर्थन अगर करेंगे तो फिर वो हिंदुस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसके मद्देनजर भी उनको अपने नजरिए में बदलाव करना पड़ेगा। आपने जो कहा है कि सरकार का बीजेपी का स्टैंड अलग अलग है, इस पर मैं अजय आलोक जी से जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जल्दी से आपकी टिप्पणी। यह हमास को और फिलिस्तीन को एक साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है एक तबके की ओर से हिंदुस्तान के भीतर? देखिए, पहली बात तो आशुतोष ने कह दी कि पीएम ने हमास का नाम नहीं लिया। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है कि पीएम ने खुद हमास का नाम क्यों नहीं लिया। दूसरी बात, हमास को 1987 से, उसके कयाम से लेके अभी तक किसने कहा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं? ये कहा यूएस ने, यूके ने, यूरोपियन यूनियन ने, दैट्स इट, और किसी ने नहीं कहा। यूनाइटेड नेशंस ने तब से लेके अब तक कई बार ये बहस हुई और उन्होंने उसको टेररिस्ट नहीं कहा। इवन अभी 9 अक्टूबर को जो यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग हुई, उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं आ सका, कोई रेजोल्यूशन नहीं आ सका। और उन्होंने पूरी कोशिश इजराइल एंड अमेरिका की लॉबीज ने की कि इजराइल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सके, नहीं कर सके। तो अगर पूरे जो एक रेगुलराइज, एक लीगलाइज्ड बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी है,
वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य प्लेटफॉर्म है, वो इसे टेररिस्ट नहीं कह रहा, तो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस की जबान बोलना हमारे लिए कौन सी मजबूरी आखिर है, ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि 2006 में यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे फिलिस्तीन में इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 53% वोट लिया, और अभी भी 55% के करीब इनका वोट इनके सर्वेज में फिलिस्तीन की पॉपुलेशन इनके साथ है। आप टेररिस्ट कहना चाहते हैं, जरूर कहें, लेकिन फिलिस्तीन के जो 46 लाख आवाम हैं वो इनको टेररिस्ट नहीं कहते। एक बात। दूसरी बात, पीएलओ जो नुमाइंदा है, ऑफिशियल नुमाइंदा है फिलिस्तीन का, वो अभी यूनाइटेड नेशंस में जाता है। क्या उसने हमास की मुखालफत की है? क्या उसने हमास से को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है? क्या पीएलओ का एग्रीमेंट हमास के साथ नहीं है? क्या उन्होंने ज्वाइंट गवर्नमेंट हमास के साथ नहीं चलाई? तो क्या पीएलओ भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आप अलग नहीं कर सकते। फिलिस्तीन जो रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज है, लोकल, उनमें आप फिलिस्तीन और हमास को अगर अलग करेंगे तो ये हमारी अपनी गलती होगी। ये उनकी ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट है। मैं लौट रही हूं, इसका जवाब अजय आलोक जी देंगे, लेकिन उसके पहले गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, आपकी कहां पर मौजूदगी है? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं किस तरह से भयावह तस्वीरें हैं गाड़ियों की, डिस्क्राइब कीजिए, बताइए अभी हालात वहां पर क्या है? गौरव, इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल के सबसे दक्षिणी छोर पर हैं। ये स्त्रिदौत का इलाका है। यहीं पर सबसे पहले वो मौत का पूरा जो हमास के आतंकवादी हैं, उन्होंने यहाँ पर लोगों को मौत के घाट उतारा था। यहाँ लोग अपनी गाड़ियों में जो थे, उनको गाड़ियों में जिंदा जला दिया गया। ये इसकी सीसीटीवी कैमरे पर तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस समय इजराइल की सेना बड़ी संख्या में तैनात की गई है, ताकि अब जहां हम इस समय खड़े हैं, यहाँ से ये जो आप धुएं का काला गुबार मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी है, और यहाँ पर भारी बमबारी इस समय इजराइल की चल रही है। और इजराइल की उस भारी बमबारी के बीच यहाँ से हम वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये देखिए, ये जमीन में देखिए, ये गोलियां हैं, एक नहीं दो नहीं, अगर आप ये देखिए इस तरह। और ये गोलियां किसकी है? ये वो हमास के आतंकवादी थे जिन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और लाखों लोगों को उन्होंने हजारों लोगों को निशाना बनाया। आप ये सोचिए, 1200 लोग मारे गए हैं, 2000 से लोग ज्यादा घायल हुए हैं, और लाखों लोग इस देश के इस समय सोच रहे हैं कैसे कोई हमास का समर्थन कर सकता है, कैसे दुनिया में कोई हमास का समर्थन कर सकता है इतने बड़े आतंकी संगठन का। ये देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये सब खोखे हैं उन गोलियों के, उन बंदूकों के। और अब यहाँ चप्पे चप्पे पर इजराइल की सेना है। आप जैसे इन तस्वीरों में देख भी सकती हैं, ये वो इलाका है इजराइल का, दक्षिणी इजराइल का, जो बिल्कुल लगा हुआ है गाजा पट्टी से। इसी रास्ते से, जिस सड़क पर इस समय मैं हूं, इसी रास्ते से आतंकवादी घुसे थे हमास के बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनके पास गाड़ियां भी थी, मोटरसाइकिल भी थी। और एक भयावह बात उनकी, जब उनकी गोलियां और बारूद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि वो वापस गए, उनके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियों में गोलियां बारूद भर कर आई थी। यही रिप्लेनिश किया, यही लोगों को मारा। वो कफा हजार का जो किबुत्स है वो मेरे पीछे है। एक और यहाँ छोटा सा सेटलमेंट है जहां पर इन आतंकवादियों ने 70 लोगों को मौत के घाट उतारा। उस जगह पर जब वो लोग अपने घरों के बॉम्ब शेल्टर में छिप गए थे तो घर को आग लगा दी। जो लोग नीचे छिपे हुए थे उनको जबरदस्ती बाहर आना पड़ा जब घर में आग लग गई, और तब उनको गोलियों से भून डाला। और ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में मौजूद है। प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिस तरह की तस्वीरें हैं वो यकीनन बेहद भयावह हैं। गौरव, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे युद्ध क्षेत्र में लगातार। गौरव सावंत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमास की ओर से, जहां पर हमला किया गया है। पीछे की तस्वीरें भी आपने देख ली है, और अब आपको जल्दी से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जिसके जरिए आपको यह पता चलेगा कि हालात किस कदर बिगड़े हैं, और अगर यहां तक स्थिति पहुंची है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इजरायल और फिलिस्तीन का विवाद अगर इतिहास में जाए तो जमीन पर दावे की हकीकत पता करते हैं। कहानी 3000 साल पहले चली जाती है, जिसमें आज जिस जमीन के लिए लड़ाई हो रही है वहां जुडाइज्म से लेकर जियोनिज्म तक और ईसाई से लेकर इस्लाम तक के आक्रमण, संघर्ष, कब्जे की कहानियां हैं। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर यूएन का क्या प्लान था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्लान बताया था वो कुछ ऐसा था कि पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया था। गाजा पट्टी और यरूशलेम के पास के वेस्ट बैंक वाले इलाके फिलिस्तीन को दिए गए थे, जो कुल जमीन का तकरीबन 42% था।
42% जमीन अरब स्टेट को दिए गए थे। उधर मिस्र के बॉर्डर से लेकर उत्तर में लेबनान और सीरिया तक की करीब 55% जमीन इजराइल यानी कि यहूदियों को दे दी गई थी। और यरूशलेम, जहां की यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्मों और मजहबों के पवित्र स्थल मौजूद थे, उस 3% जमीनी हिस्से को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल कंट्रोल में रख लिया था। ये तो यूएन का प्लान था जिसमें कागज पर जमीनी बंटवारे की पूरी योजना तैयार की गई थी, लेकिन धरातल पर यह योजना लागू हुई या नहीं इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि इजराइल का एक पक्ष ये रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस ब्रिटिश मैंडेट के तहत मिली जमीन का बंटवारा किया, दरअसल वो मैंडेट क्लियर नहीं था। उसकी कहानी कुछ यूं है कि पहले विश्व युद्ध के बाद दक्षिण से इजिप्ट, पूरब से जॉर्डन और उत्तर से सीरिया और लीबिया से जुड़ा यह पूरा का पूरा भूभाग अंग्रेजों के नियंत्रण में था। यहां पर हम आपको बता रहे हैं आखिर कैसे बदला ये पूरा का पूरा नक्शा। ये पूरा भूभाग अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इसे तब भी फिलिस्तीन ही कहा जाता था। 1947 में यूएन के बंटवारे के बाद आसपास के अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया और इस लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी से लगते पूर्वी दक्षिणी इलाके पर कब्जा कर लिया था। 1967 तक यही सूरत वहां पर बनी रही, लेकिन जब 1967 में फिर लड़ाई हुई तो इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी से लेकर इजिप्ट के सिनाई तक के पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। इसी वजह से लगातार उसके ऊपर आरोप भी लगते रहे। 1995 में फिर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी शासन स्थापित हो पाया और 2008 के बाद फिलिस्तीन वेस्ट बैंक तक सिमट कर रह गया और गाजा पट्टी में हमास का शासन हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ फिलिस्तीन के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले कहते हैं कि ये पूरी अरब जमीन फिलिस्तीनी थी जिसे यहूदियों ने कब्जा कर लिया था, जबकि यहूदियों का यह कहना है कि फिलिस्तीन की जमीन पर कभी भी फिलिस्तीन ने शासन नहीं किया, वो हमेशा अंग्रेजों, जॉर्डन या फिर दूसरे शासकों के ही अधीन रहा है। और अभी जो जमीन पर हालात हैं उसमें फिलिस्तीन अपनी सीमा में कायम है, लेकिन गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा हो गया था जिसे अब इजराइल छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ा है। तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो बने हुए हैं, उनके पास सीधे रुख करते हुए आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले बात अधूरी रह गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी आपकी मैं चाहूंगी आप अपनी बात को भी पूरी करें। और अब तो अमेरिका की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। इसके पहले भी इजराइल को वो अपना समर्थन देता रहा है, हथियारों के जरिए भी सपोर्ट करता रहा है। अब जबकि फिर अमेरिका हथियारों के साथ एंट्री ले चुका है, उसके विदेश मंत्री पहुंचने वाले हैं इजराइल, तो क्या आगे आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई देखी जा सकती है? क्योंकि दो ध्रुवों में इस वक्त इस मुद्दे पर जो वैश्विक व्यवस्था है वो बटी हुई नजर आ रही है। का स्पेसिफिक सवाल पूछा, उसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं। जो पहले बात कर रहा था वो कुछ और थी, लेकिन आपके स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब मैं अब देता हूं। देखिए, अगर आपको यह देखना है कि लड़ाई आगे कितनी चलेगी तो इसके 2-3 पहलू होते हैं जिन पर गौर करना चाहिए। पहली बात, 3.5 लाख यानी 3,60,000 रिजर्विस्ट वर्ल्ड ओवर से वापस आ गए हैं। इससे मालूम चलता है कि उनकी तैयारी है लंबे वॉर की, लंबी लड़ाई चलने की। दूसरी बात आप देख रहे हैं लगातार उनका जो एम्यूनिशन खर्च हो रहा है, जो उनका आयरन ड्रोम खर्च हो रहा है, मिसाइल्स खर्च हो रहे हैं, उसकी रिप्लेनिशमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से चालू हो गई है। अमेरिका ने उसको जहाज भर के सामान भेजा है, मिसाइल्स भेजे, यानी कि देयर इज कांस्टेंट रिप्लेनिशमेंट गोइंग ऑन ऑफ द एम्यूनिशन। तीसरी बात आपने देखा कि जिस तरीके से इनकी इंटेलिजेंस पहले भूल हुई थी इजराइल के अंदर, जिसमें ना अमेरिका उस चीज को पकड़ पाया था, ना इजराइल पकड़ पाया था, लेकिन आज की तारीख में दोनों संस्थाएं जो कि एक साथ जुड़ी हुई हैं, इजराइल भी है और अमेरिका भी है, वो इंटेलिजेंस में काफी तेज हो गए। उनको काफी दूर तक इंटेलिजेंस की अब ज्ञान हो रहा है और होगा भी आगे चल के। तीसरी बात जो अब लगातार सुन रही है, काफी स्पेशलिस्ट ने भी ये कहा है, विशेषज्ञ ने भी कहा है कि इसकी जड़ कहां से निकली है, इस चीज को शुरू किसने किया, वो ईरान ने शुरू किया। इसको लिंक करें आप पुरानी हिस्टोरिकल बातचीत से, बहुत नॉट एंशिएंट बट करंट हिस्ट्री से, कि इजराइल और ईरान का रिलेशनशिप कुछ हद तक खराब थी और दोनों एक दूसरे से, खास तौर से ईरान का सबसे बड़ा जो फियर था जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, वो इजराइल है। तो इन सब चीज को अगर आप ध्यान से देखें और साथ साथ आप अगर ये भी देखें कि नॉर्दर्न एरिया में लेबनान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हिजबुल्ला उसमें हिस्सा ले रहा है, तो इट आर ऑल इंडिकेटर्स टुवर्ड्स अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर फॉर विच इजराइल इज प्रिपेयरिंग। तो अगर आपका सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा जब तक कि जो भी उन्होंने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बनाया इजराइल ने वो कंप्लीट नहीं होता। और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्होंने कहा ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, डिसाइसिव लड़ाई होगी। ना इसमें ये सोचना है कि क्या विल इट एंड आफ्टर हमास इज फिनिश,
क्या हमास जब खत्म हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि हमास खत्म हो गया? ऐसा तो होने वाला है नहीं। लेकिन एक दूसरी बात जो इसमें आती है वो है जो होस्टेजेस दे रखे हैं। अब होस्टेज किस तरीके से फ्री होंगे, ये तो आप मान के चलिए कि किसी तरीके से इसका बार्टर सिस्टम तो होगा नहीं। ईरान तो उसके साथ कोई, इराक तो, इजराइल तो उसके साथ कोई ऐसी बातचीत करेगा नहीं कि जिससे कि वो बंदियों को स्वैप कर ले। तो ये बंदी तो या तो वहीं मारे जाएंगे अगर हमास ने इनको मार दिया, या इनको इजरायली जो फोर्सेज हैं उसको वहां से छुड़ा के लाएंगी। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। शायद आपको याद होगा एक एंटेबे एयरफील्ड की चक्कर हुआ था जहां पे एक हाईजैकिंग हुआ था। वहां पे भी एक बड़ा हिस्टोरिक इंसिडेंट जो स्पेशल फोर्सेज ने किया था इजराइल के, वहां से वो सब बंदियों को छुड़ा के लाए थे। इंसिडेंटली उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतान्याहू, उनके भाई भी मारे गए थे। सो इसकी भी उनके पास टेक्निक है, इसकी इंटेलिजेंस भी शायद उन्होंने गैदर कर रखी होगी। जो इस तरीके से आज बम गिर रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर और गाजा पट्टी के अंदर, वो भी काफी इन्फॉर्म्ड बेस लग रहे हैं। तो इन सब चीज को देखते हुए दो बातें क्लियर हो रही हैं कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है, ये कितनी लड़ाई खींचने को तैयार है, कहां तक चलेगी, और इनका फाइनल ऑब्जेक्टिव इज एनीबॉडीज गेस। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जब ये कहते हैं कि इसकी जड़ तक हम जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन गाजा पट्टी में मानवाधिकार का इश्यू भी उठाया जा रहा है, क्योंकि बिजली पानी वहां पर बंद कर दी गई है। अगर वहां पर आम नागरिक हैं, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल है। लेकिन अजय आलोक जी कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। आशुतोष जी ने जो सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि सरकार का रुख कुछ और, बीजेपी का स्टैंड कुछ और नजर आ रहा है। अलग अलग बातें इस पर कही जा रही है। तस्लीम साहब, मैं लौट रही हूँ एक बार। बोलिए चित्रा जी, 2 लाइन बोलने दीजिए, फिर अजय बोलिए, आलोक से बात कर लेंगे ना, उसका भी जवाब दे देंगे। देखिए 80 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के खिलाफ पास करके उसे वार क्रिमिनल करार दिया है। 80 रेजोल्यूशन फलस्तीन के खिलाफ नहीं है। दूसरे, आप हमास को आज कह रहे हैं टेररिस्ट है, आप कल तालिबान को कहते थे टेररिस्ट है। आज तालिबान के साथ भारत समेत सारी दुनिया एंगेज कर रही है, यूनाइटेड नेशन समेत। तो ये कोई अंत नहीं होता किसी को टेररिस्ट कहने का। वो स्टेक होल्डर है, और ये जंग इसलिए हो रही है कि हमास को लेजिटिमेसी चाहिए सारी दुनिया में, और इस जंग की बहुत बड़ी कीमत दे के लेजिटिमेसी वो हासिल कर लेगा, तब आप टेररिस्ट नहीं कह पाएंगे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी टेररिस्ट नहीं कहा। अजय आलोक जी, आज भी इनके जानकारी के लिए बता दूं महाशय को कि आज भी पैलेस्टीन को यूएन में रिप्रेजेंट करता है पीएलओ, न कि हमास। हमास टेररिस्ट था, टेररिस्ट है और टेररिस्ट ही रहेगा। और जो एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है, जिसको बेशर्मी के ज्यादा आप लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो कहीं से भी काबिले तारीफ नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड का ये मतलब नहीं हुआ कि आप कहीं भी आतंकी यूएनओ ने कहा है। बताइए मुझे यूएनओ का एक रेजोल्यूशन।